नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बालकों, आशा कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य संचालित कर रहे होंगे। अच्छा, अब आज आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर। पीछे आप देख ही रहे होंगे, है ना। एक नदी है जो बह रही है ना। एक नदी है जो बह रही है। कुछ इस प्रकार से नदियाँ कुछ इस प्रकार से बहती है ना, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, तो अरे बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही गैस लगाया है। ये है चैप्टर अपवाह, है ना। ये कौन सा आपका चैप्टर है? ये चैप्टर है आपका अपवाह और अपवाह तंत्र। मतलब नदियाँ जिस भी रास्ते से बहती हैं, जितनी लंबी दूरी तय करती हैं, है ना, अनेक पर्वतों अनेक पठारों से निकल करके समुद्र में जा करके अपने जल को विसर्जित करती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है यही कहलाता है कि अपवाह, है ना। नदी का अपने मार्ग में संचालित होना, बहना। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी आप लोग समझ लीजिए। अब हम अपवाह तंत्र की बातचीत कर रहे हैं तो हम अपवाह तंत्र में किसकी बातचीत करेंगे? अपने प्यारे हिंदुस्तान की। कि भारत में किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, क्या नदियाँ 12 वर्ष क्या बोलते हैं 12 मासी जल में भरी रहती हैं या फिर मौसमी नदियाँ हैं, किस प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। तो भारत में अगर आप बातचीत करेंगे, अगर आप भारत की वार्तालाप करेंगे तो बालकों एक बात को अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए कि भारत में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको यही बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। भारत में टोटल 2 प्रकार का अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। पहला जो अपवाह तंत्र होगा ना, वो हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र होगा। किनका? जो हिमालय की नदियां हैं उनका जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे, एक बात। दूसरी बात होगा तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होंगी, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होंगी उनका जो अपवाह तंत्र होगा उनकी हम वार्तालाप करेंगे। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में आपको 2 तरीके का अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा, एक जो हिमालय की नदियां हैं और दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, चलिए आइए अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप पढ़िए कि अपवाह क्या होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना अपवाह कि अपवाह होता क्या है। एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक क्षेत्र के नदी तंत्र का, जैसे मान लो कोई एक नदी बह रही है, उसमें आकर के कुछ नदी ऐसे बह रही हैं, कुछ नदी ऐसे मिल रही हैं, फिर इसकी कोई सहायक नदियाँ वो इससे ऐसे मिल रही हैं, कुछ सहायक नदी ऐसे मिल रही हैं, कुछ डायरेक्ट आके इस नदी मिल रही हैं, कुछ डायरेक्ट आके इस नदी में ऐसे मिल रही हैं। और नदी जहाँ तक जाती है और समुद्र में जब तक अपने जल को विसर्जित नहीं कर लेती है तो इस पूरे क्षेत्र की जो व्याख्या होगी उसे हम अपवाह कहेंगे। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? अपवाह बोलेंगे। ठीक है, कि एक नदी तंत्र, जितना भी उस नदी का पूरा सिस्टम होगा, जितनी लंबी वो दूरी तय करेगी वो पूरा उसका अपवाह क्षेत्र होगा। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना। एक नदी जो मुख्य नदी निकल रही है वो नदी कुछ इस प्रकार से निकल के बहते बहते यहाँ मिल रही है। अब कुछ नदियाँ उससे यहाँ पर आके मिल रही हैं, कुछ नदियाँ उससे ऐसे आके मिल रही हैं, कुछ नदियाँ यहाँ से उसको मिल रही हैं, कुछ उसके सहायक नदी यहाँ मिल रही हैं। तो ये जो पूरा जो एरिया उसने कवर किया है यही उसका क्या कहलाता है? यही उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। एक नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। इसे आप बाकायदा अपवाह तंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, इसे आप लोग अपवाह तंत्र बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा, अब अपवाह द्रोणी क्या होती है? कैचमेंट एरिया। अपवाह द्रोणी मतलब क्या होता है? कैचमेंट एरिया। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब वो नदी जब निकलती है और जिस जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती है तो पूरा उसका अपवाह द्रोणी कहलाता है, उस नदी का अपवाह द्रोणी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा हुआ है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो ये बात आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है। अमेजन नदी की है। और अमेजन नदी आपको कहाँ मिलती है? अमेजन नदी आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, और पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। 2 बात याद रखिएगा, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी तो नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से बहती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर हम लोग संज्ञा देना चाहेंगे तो हम बोलेंगे अमेजॉन रिवर को, अमेजन नदी को, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और इसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ज़्यादातर विस्तार इसका कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। लेकिन और भी अनेक देशों की नदियाँ आकर के इस नदी में समाहित होती हैं, इस नदी में मिलती हैं। तो इसीलिए जो इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है।
इसलिए अमेजोन का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। अब आपके सामने ये चित्र होगा, ये अमेजोन रिवर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी अमेजोन रिवर है, ये आपकी अमेजोन रिवर है, ठीक है। और इस रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बहुत लंबी नदी है और आसपास से आकर के बहुत सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, इसमें समाहित होती हैं, इसीलिए इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसका जो अफवाह तंत्र है बहुत बड़ा हो जाता है, किसका, अमेजोन रिवर का, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अब अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, तो आप लोग को ये बात शायद बहुत अच्छे से पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। तो जो गंगा रिवर है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो कैचमेंट एरिया वो सबसे बड़ा है। अगर भारत में सबसे लंबी नदी के बारे में बातचीत किया जाएगा तो हम बिना किसी शको शोबत के आंसर लगा देंगे किसमें, गंगा नदी में। जो गंगा नदी है और जो इसका सिस्टम है, जो इसका तंत्र है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको एक बात और बता दूं मैं, गंगा नदी का निर्माण किससे होता है। बहुत से बच्चों को क्या क्या पता होता है कि गंगा निकलती है गोमुख नामक ग्लेशियर से, है ना, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, सॉरी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गंगा निकलती है, लेकिन नहीं बेटा, गंगा का फॉर्मेशन वहाँ से नहीं होता है। गंगा का फॉर्मेशन पता है कहाँ से होता है, देवप्रयाग से होता है। देवप्रयाग के आगे जो नदी बहती है उसे हम गंगा कहते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक स्थान है, इसके आगे जो नदी बहेगी उसे हम गंगा कहेंगे। यहाँ पर आके दो नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा दूसरी भागीरथी, एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी, ये नदियाँ यहाँ पर मिलती है। फिर यहाँ से जो धारा आगे बढ़ के जाती है उसे हम गंगा नाम देते हैं, उसे हम गंगा का नाम देते हैं, ठीक है। उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम गंगा का नाम देते हैं। और देखिए ये संगम हो रहा है, ये देवप्रयाग एक जगह है, ठीक है। ये जगह क्या है, ये जगह आपकी देवप्रयाग है, ये जगह आपकी देवप्रयाग है। और यहीं पर दो नदियों का संगम हो रहा है, एक है अलकनंदा, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। दूसरी कौन सी है, दूसरी है भागीरथी। ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो जो इनका जो पानी आगे बढ़ते हुए जाता है, इनका जो पानी आगे बढ़ते हुए जा रहा है ये कहलाता है गंगा, ठीक है। अब ये बात आप लोग अपने मन मस्ती में से ध्यान रखिएगा कि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं हो रहा है, ठीक है। गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, देवप्रयाग से, ठीक है। देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, फिर वो नदी जो आगे बढ़ती है, आगे कंटिन्यू करती है, वो गंगा के नाम से मतलब उसको जाना जाता है, गंगा के नाम से उसको हम संबोधन करते हैं, उसे हम जानते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब आपके सामने एक शब्द आया है ना, एक सिस्टम है, जिसको क्या नाम दिया गया, जल विभाजक। जल विभाजक, आखिर जल विभाजक होता क्या है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लो कोई नदी बह रही थी, मैं भी आपके सामने एक नदी की व्याख्या करूं, मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है। नदी बही तो अचानक से उसके सामने एक ऊंचा पर्वत आ गया, या मान लो कोई उच्च भूमि आ गई, तो नदी यहाँ से टकराई और टकरा करके नदी दो धारों में बढ़ गई, टकरा करके नदी दो धारों में बढ़ गई। उसकी एक धारा इधर बह गई और उसकी एक धारा इधर बह गई। ध्यान समझिएगा, एक नदी थी, अचानक से वो आगे बढ़ रही थी, उसको आगे एक बहुत बड़ा सा पर्वत दिखाई दिया, तो नदी यहाँ पर आई, यहाँ टकराई और टकरा करके उसने अपना नया रास्ता बना लिया। मतलब अब यहाँ से दो धाराएँ हो गई हैं, यहाँ से दो धारा हो गई, धारा ए, वो धारा बी और धारा ए, मतलब ये नदी की दो धाराएं होंगी, धारा ए और धारा बी, मतलब एक धारा इधर बह रही है, एक धारा इधर बह रही है। अब ये जो क्षेत्र है जिससे नदी टकरा करके दो धाराओं में बढ़ गई हैं, इसी को नाम दिया जाता है जल विभाजक। इसी को नाम क्या दिया जाता है बेटा, इसी को नाम दिया जाता है जल विभाजक का, इसी को नाम दिया जाता है बेटा जल विभाजक का। अब ये जल विभाजक या तो कोई बहुत बड़ा पर्वत हो सकता है या फिर कोई हाईलैंड्स हो सकती है, या तो ये बहुत बड़ा कोई माउंटेन हो सकता है या फिर कोई हाईलैंड्स हो सकती है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं उच्च भूमि, जिनको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं उसको उच्च भूमि। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ से नदियाँ टकरा करके दो धाराओं में बढ़ जाएं, वो जल विभाजक कहलाता है। या तो कोई बड़ा पर्वत हो सकता है या फिर कोई उच्च भूमि हो सकती है, हाईलैंड हो सकता है, यही बात लिखी हुई है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, याद रखिएगा, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, माउंटेन्स और हाईलैंड्स, दो पड़ोसी अपोहा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब या तो कोई एक द्रोणी हो सकती है, या मान लो अगर कोई दो नदियां समानांतर बह रही हों, कोई दो नदियां समानांतर बह रही हों, और मान लो यहाँ पर अगर कोई पर्वत पठार आ जाता है, तो एक नदी मुड़ करके ऐसे निकल जाए और एक नदी मुड़ करके ऐसे निकल जाए, तो इस क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, इस क्षेत्र को हम नाम देंगे जल विभाजक का। क्या नाम देंगे इसको हम नाम देंगे जल विभाजक का। अब एक बात याद रखिएगा,
जल विभाजक या तो कोई माउंटेन हो सकता है या फिर कोई हाईलैंड हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, या तो वो माउंटेन हो सकता है, या तो वो कोई माउंटेन हो सकता है, या तो वो कोई हाईलैंड हो सकता है, उच्च भूमि हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो कि जल विभाजक के तौर पे आप अपने आप को परिभाषित करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। अब भारत में अपवाह तंत्र को हम लोग देखते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब हम भारत भूमि की बात करेंगे तो निसंकोच होकर के आपको ये मानना है कि भारत में दो तरीके के अपवाह तंत्र मिलते हैं। एक हिमालय अपवाह तंत्र, जिसकी नदियां 12 मासी होती हैं, अर्थात इसमें पानी कभी कम नहीं होता। दूसरी होती है प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, जो कि नदियां मौसमी होती हैं, मतलब बरसात होगी तो इन नदियों में आपको पानी देखने को मिलेगा, अन्यथा काफ़ी समय तक ये क्या होती है, पानी से वंचित रहती हैं। लेकिन चूंकि हिमालय की नदियां हैं तो ग्लेशियर का पानी उसमें लगातार पहुंचता रहता है, तो उन नदियों में पानी आपको वर्ष भर दिखेगा, चाहे आप यमुना देख लीजिए, सिंधु देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा देख लीजिए, गंगा देख लीजिए। ठीक है, इन नदियों में पानी आपको वर्ष भर देखने को मिलेगा। वही बात लिखी हुई है। भारत के अपवाह तंत्र नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पहला हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां मैं आपको अगर टिप्स पे याद करा दूं तो आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हैं। इंडस, ठीक है, गंगा जो आपको यहां पढ़ना है, और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय में, तो आप महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये वो नदियां हैं जिनके माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार के अपवाह क्षेत्र होते हैं, किन किन नदियों के हैं। चलिए आगे देख लीजिए। अब ये हिमालय दिख रहा होगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा हिमालय नदी द्रोणीधर। ठीक है, ये हो जाएगा हिमालय का अपवाह तंत्र। ये किसका हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा हिमालय का अपवाह तंत्र। और ये प्रायद्वीपीय है ना, ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये दो तरीके के अपवाह तंत्र आपको भारत में देखने को मिलते हैं। चलिए अब आज हम लोग कवर करेंगे किसका, हिमालय की नदियां, है ना, जो हिमालय का अपवाह तंत्र है उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हिमालय से आप समझ सकते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई नदी हिमालय से निकलती है दैट मीन्स कि उसमें आपको वर्ष भर जल देखने को मिलेगा, है ना, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, उसमें पानी की मात्रा आपको दिखेगी। थोड़ा बहुत कम हो सकती है पर नदियां सूखती नहीं है, नदियों में आपको बराबर पानी दिखेगा। क्यों, क्योंकि हिमालय की नदियां हैं तो जो हिम होती है वो रिस करके क्या करती है, पानी की मात्रा को मेंटेन करती रहती है। ठीक है, अब देखिए यही बात यहाँ लिखी भी होंगी। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती हैं, है ना, इनमें आपको साल भर पानी देखने को मिलेगा, है ना, थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे इसमें आपको पानी देखने को मिलेगा। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी पानी की प्राप्ति होती है, मतलब जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। इन्होंने पर्वत को काट करके गॉर्ज का निर्माण किया गया है। अब देखिए आपके सामने ये गॉर्ज है, ये इंडस रिवर है। ये रिवर कौन सी है, आप लोग को पेन विजुअल हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि आपको पेन विजुअल हो रही होगी, मैं चेंज कर लेता हूँ, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। चलिए ये क्या है, ये इंडस है, ये इंडस है। ठीक है, ये नदी आपको दिख रही है, इंडस दिख रही है, और ये जो आपको सीन देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं गॉर्ज। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, मान लीजिए नदी यहाँ से बह रही है, नदी यहाँ से बह रही है, अब यहाँ पर कोई एक मान लो पर्वत भूमि थी, नदी ने बहते 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 इसको काट दिया और इसको दो अलग तरीके के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नदी इनके बीच से बह रही है, नदी क्या करी, इनके बीच से बह रही है, तो ये जो आपको आकृति देखने को मिलेगी, ये जो आपको एक सुंदर आकृति देखने को मिलेगी, इसे गॉर्ज कहते हैं। अब देखिए इन दो पहाड़ों को नदियों ने काटा और उसके बीच से नदी ने अपना रास्ता निकाल लिया, उसके बीच से नदी ने अपना रास्ता निकाल लिया, तो ये सिंधु का गॉर्ज है। और सिंधु का गॉर्ज दुनिया के सबसे खूबसूरत गॉर्जों में से एक है ना। कभी भी आपको मौका मिले आप जम्मू कश्मीर जाएं, लद्दाख के क्षेत्रों में जाएं, वहाँ आप देखेंगे सिंधु सबसे दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है ना, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ के गॉर्ज होते हैं और सिंधु ही उसका निर्माण करती हैं। तो ये इंडस रिवर है जो कि बेहतरीन से बेहतरीन गॉर्ज का निर्माण करती है। चलिए आगे देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इनका प्रभाव वर्ष भर नहीं रहता है।
ठीक है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है ना, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा भी किस पे डिपेंड करती है, मौसम पे। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं टोटल कैसी होती है, मौसमी रिवर होती हैं, है ना, ये सब मौसमी नदियाँ होती हैं और इसमें भी जो पानी की मात्रा होती हैं वो कहीं ना कहीं बरसात पर निर्भर करती हैं। जितनी अच्छी बारिश होगी उतना ही क्या होगा, इनमें पानी की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ केंद्रीय सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए ये है कोई ये नदी आप देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है। अच्छा एक बात और है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोग को बातें याद रहें। हिमालय की जो जो नदियाँ हैं ना वो वाटरफॉल का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, जो हिमालय की नदियाँ हैं ना वो वाटरफॉल नहीं बनाती हैं, वो वाटरफॉल नहीं बनाती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, उनकी अधिकतर नदियाँ वाटरफॉल बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हिमालय की नदियाँ जलप्रपात का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जैसे कावेरी हो गई है, ठीक है, कावेरी हो गई हैं, शरावती हो गई है, ठीक है, वराही हो गई है, नर्मदा हो गई है। ये बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जो कि मांडवी हो गई है, बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो कि जलप्रपात का निर्माण करती, वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। ये आप लोग के लिए एक एडिशनल जानकारी थी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं, लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं वो जलप्रपात नहीं बनाती हैं। चलिए अब हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये 3 नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसको सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ी नदी है और उसमें आकर के जो भी सहायक नदियाँ मिलती हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं, रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम सबसे पढ़ रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल यहाँ पर होगा इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत स्थान से, है ना, तिब्बत के में से जो इंडस होती है वो निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, यहाँ लद्दाख होना चाहिए। पश्चिम में जो नदी है वो भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख के क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। ठीक है, इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण कराती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना कि सिंधु का जो गाज होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो सिंधु नदी क्या करती है, जब वो लद्दाख से निकलती है ना तो बहुत ही सुंदर गाज का निर्माण करती है, बहुत ही सुंदर गाज का निर्माण करती है कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच से आप देखेंगे कि नदी बह रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत दर्शनीय होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है, अब सिंधु नदी कहाँ मेरी, बलूचिस्तान है, मतलब कि अभी क्षेत्र पाकिस्तान में है, और गिलगिट जो कि POK में है, तो यहाँ भी ये नदी अपने क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए इंडस रिवर, सिंधु नदी, आप देखेंगे कि गॉर्ज का निर्माण कर रही है, बड़े बड़े पहाड़ है उसके बीच से नदी निकल रही है, बड़े बड़े पहाड़ है उसके बीच से नदी निकल रही है, बहुत ही शानदार व्यू होते हैं यहाँ के। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। अब हम किसको पढ़ेंगे, गंगा नदी को। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप गंगा की बात करेंगे तो गंगा आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट होंगी, गंगा आपको मिलेगी देवप्रयाग से। कहाँ से मिलेगी, देवप्रयाग से मिलेगी। ठीक है, और जो गंगोत्री से निकलती है वो कौन सी नदी, वो भागीरथी है। जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो नदी भागीरथी है, और देवप्रयाग में ही क्या होती है, अलकनंदा के साथ में भागीरथी मिलती है, और फिर किसका निर्माण करती, गंगा का। निर्माण किसका करती, गंगा का। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्या गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो आप उनको बताएंगे कि भागीरथी निकलती है, वो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद जो रिवर आगे फ्लो करती है, आगे बहती है, वो गंगा के नाम से संबोधित होती है। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में आती है। अच्छा, हरिद्वार बहुत से लोग गए होंगे, हरिद्वार बहुत लोग गए होंगे, उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसके पहले जो नदी है ना गंगा, वो पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही है। हरिद्वार में जब वो प्रवेश करती है तो सबसे पहले प्लेन एरिया में आती है, सबसे पहले वो मैदानी भाग में आती है। ठीक है, हरिद्वार का भाग मैदानी है, इसलिए जब गंगा नदी हरिद्वार में आती है तो सबसे पहले वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर के मिलती हैं, बहुत सी नदियाँ मिलती हैं।
बहुत सी हिमालय की ऐसी नदियाँ जो गंगा में आकर के मिलती है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में आकर के अपने जल को विसर्जित करती है, उसका नाम है यमुना। तो यमुना भी कहीं ना कहीं गंगा नदी में आकर के अपने जल को गिराती है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। पता ही होगा आप लोगों को कि जो यमुना रिवर है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे देखिए, ये गंगा नदी है और ये उसके और ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको सीन देखने को मिल रहा है, ये ऋषिकेश है। ये क्या है, ये ऋषिकेश है। ये ऋषिकेश है जो कि गंगा नदी के किनारे है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, कभी मौका मिले आप लोग घूमने जाइएगा। आगे देखिए, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है। इलाहाबाद में जो यमुना है वो गंगा में बह जाती है, गंगा में मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है। अच्छा, जो गंगा की नदियाँ हैं उनमें पानी भी रहता है, और जब बारिश होती है ना तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। तो जब नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, अपने क्षेत्र को छोड़ करके और क्षेत्रों को कवर करेगी। ठीक है, इसका मतलब कि नदियाँ बाढ़ लाती हैं। तो जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो अधिकतर बाढ़ लाती हैं, और उनमें से जो एक नदी दिखा दूँ मैं आपको कहाँ पर है, ये कोसी नदी। इसे तो बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि बिहार में अधिकतर बाढ़ लाने के लिए यही नदी जिम्मेदार है। हिमालय की नदी है, नेपाल हिमालय से निकलती है और भारत में आती है, और ये जो नदी है वो अपने मार्ग को बदल देती है। ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, और इसलिए ये नदी बाढ़ लाने के लिए भी बहुत जानी जाती है। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। आपको पता है कि गंगा और यमुना का दोआब सबसे फर्टाइल लैंड है ना, इसलिए उत्तर भारत का जो पूरा मैदान है वो आप देखेंगे बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। आप पंजाब देख ले, हरियाणा देख ले, दिल्ली देख ले, उत्तर प्रदेश देख ले, बिहार देख ले, झारखंड देख ले, मध्य प्रदेश देख लें, उत्तराखंड की कुछ भूमि देख लें, पश्चिम बंगाल देख लें, तो यहाँ आप देखेंगे खेती बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असंख्य नदियाँ बह रही हैं, बहुत नदियों के जाल है यहाँ पर बहुत नदियाँ बह रही हैं, जिसके कारण ये जो मैदान है वो उपजाऊ हो गया है। क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत ही अनेक पौष्टिक तत्व लेकर के आती हैं, है ना। जब वो हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत से अनेक पौष्टिक तत्व लेकर के निकलती हैं, है ना। तो वो ला करके क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं। इसीलिए यहाँ का जो पूरा मैदान है, इसीलिए इस मैदान का नाम दिया गया द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, है ना, उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ है। विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक हमारे पास है जो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण की तरफ अब इलाहाबाद के आगे जब ये नदी बह रही है तो दक्षिण तरफ बहती है, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। गंगा नदी की बात कर रहा है। जब ये नदी आगे इलाहाबाद से बढ़ती है, बनारस होते हुए, पटना होते हुए, फिर ये क्या करती है और आगे बढ़ती है, और दक्षिण तरफ बहते हुए कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, गंगा नदी आगे बह रही है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक मालदा है, ठीक है, उसके आगे बहती है। ठीक है, इसी वाले स्थान में आकर के ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक नदी आगे चली जाती है और एक नदी नीचे आ जाती है। एक नदी आगे चली जाती है और एक नदी दक्षिण तरफ नीचे चली जाती है। ठीक है, अब ये जो नदी आगे चली गई है ये होती है हुगली, ये कहलाती है हुगली, और जो नदी दक्षिण तरफ आई है ये कहलाती है गंगा, ये भी गंगा नदी है। ठीक है, फिर ये गंगा नदी और आगे जाती है और पहुंचती है बांग्लादेश। कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। अब ये नदी आगे बह रही है और यहीं से एक नदी और आ रही है जिसको हमने हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र पढ़ा है। ये नदी आकर के मिलती है। जब ये नदी इंडिया में है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, लेकिन जब ये नदी बांग्लादेश में आई है तो इसका नाम हो गया जमुना। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया जमुना। अब यहाँ पर नदी जो दोनों मिल रही हैं ये बनाती हैं क्या? मेघना। ये क्या बनती है? नदी मेघना बनती है। और मेघना क्या करती है? अपने डेल्टा को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। अब ये जो आप देख रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये एक्चुअली मेघना रिवर बना रही है। कौन बना रही है? मेघना रिवर बना रही है, और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर लेती है। वही वाली बात लिखी हुई है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम जानी जाती है। ये दो धाराएं मिल रही हैं, ये समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम जानी जाती है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। भारत से नदी बह रही है, गंगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास में ये नदी दो धारों में बढ़ती है। एक धारा ऐसे निकल जाती है और एक धारा नीचे आ जाती है।
एक धारा नीचे आ जाती है, मतलब दक्षिण में दिशा, नीचे की दिशा दक्षिण होती है ना, तो एक धारा कहाँ आ रही है, एक धारा आ रही है साउथ में, ठीक है, एक धारा कहाँ जा रही है, एक जो इसकी धारा है वो साउथ में जा रही है और एक धारा आगे बढ़ रही है। अब ये जो धारा आगे कंटिन्यू कर रही है ना, ये हुगली है, ये क्या है, ये हुगली है। इसी के किनारे आपको कलकत्ता शहर देखने को मिलेगा, इसी किनारे आपको क्या मिलेगा, कलकत्ता शहर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इसी किनारे आपको कलकत्ता शहर देखने को मिलेगा। अब ये नदी आगे कंटिन्यू कर रही है, नदी आगे कंटिन्यू कर रही है, बहुत ध्यान समझना इस वाली बात को मेरे, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। जब ये नदी कंटिन्यू कर रही है ना, तो ये गंगा है, याद रखिए, इसको भी इंडिया में गंगा बोला जाता है। लेकिन अब मान लो ये जो क्षेत्र है ना, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, ये बांग्लादेश का, ये क्षेत्र बांग्लादेश का है। जब बांग्लादेश में ये रिवर आई है तो इसको यहाँ पर पद्मा नाम दिया गया। जब बांग्लादेश में ये रिवर आती तो इसको क्या नाम दिया, पद्मा नाम दिया गया। और आपको पता है एक रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है, एक रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है, एक रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये रिवर जब तक हिंदुस्तान में है इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा। जब तक ये रिवर हिंदुस्तान में तो इसको नाम क्या दिया गया, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पर, इंडिया में। अब जब ये वापस से बांग्लादेश के क्षेत्र में आती है तो इसको नाम दिया जाता है जमुना, इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया जमुना। अब याद रखिए, अब याद दिया गया, ये आपकी क्या, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी है। अब ये दोनों नदी मिलती है, ये नदी यहाँ से आ रही है, ये नदी यहाँ से आ रही है और नदी यहाँ पर मिल रही है, ये नदी यहाँ पर, इन दो नदियों का यहाँ संगम होता है, नदियाँ मिल गई। अब यहाँ से जो नदी जो आगे बढ़ेगी, जो अपने डेल्टा को यहाँ गिराएगी, अपने डेल्टा को यहाँ गिराएगी, तो इस नदी का नाम क्या दिया गया है, इस नदी को बोला जाता है क्या, इस नदी को बोला जाता है पद्मा, सॉरी मेघना। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया मेघना, इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया मेघना। तो मतलब बंगाल की खाड़ी में जो नदी अपना जल गिरा रही है उसे मेघना नाम, उसे मेघना नदी कहा जा सकता है, ठीक है, उसे मेघना नदी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, बस इसका क्या बोलते हैं, नाम चेंज होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं। और जब इन दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो आगे मेघना नाम से आगे बढ़ती हैं और वो जाकर क्या करते हैं, अपने अपने जल को बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती है। तो ये पूरा सिनेरियो है, ये पूरा आपके सामने सिनेरियो, इसको याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होगा। देखिए यही बात लिखी हुई है, मेघना के नाम जानी जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जल वाली या बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम जाना जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है। ये क्या है, ये सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। जो आपके सामने डेल्टा बना हुआ है सुंदरबन का डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सुंदरबन का। और ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा बना रही है, इस डेल्टा का नाम क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा फॉर्म कर रही है इसका नाम क्या है, सुंदरबन। उम्मीद है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, उम्मीद है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है। सिंधु नदी लगभग 2900 किलोमीटर है, उससे थोड़ी ज्यादा ब्रह्मपुत्रा है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। सिंधु नदी भारत के सिर्फ 2 राज्यों से होकर के बहती है, मैं आपको बता देता हूँ, पहला अरुणाचल है और दूसरा आसाम है, ठीक है। सिंधु नदी क्या है, 2 राज्यों से होकर के बहती है, पहला आसाम है, पहला अरुणाचल, दूसरा आसाम है, ठीक है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर मोड़ जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम जाना जाता है। अरुणाचल में इस नदी को दिहांग बोलते हैं तथा दिबांग, लोहित, कैनूरा तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की भी अपनी अलग कहानी है, ब्रह्मपुत्र नदी की भी अपनी अलग कहानी है। देखिए क्या है, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक झील है, ठीक है। यहाँ से एक ईस्ट दिशा की फ्लो करी रिवर, ठीक है। और ये ये जो क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र में ये नदी फ्लो कर रही है, जो पूरा क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है। ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र तिब्बत का है, ठीक है। ये नदी फ्लो कर रही है, ये नदी यहाँ पर बह रही है,
नदी बड़ी तो थोड़ा बड़ा बना दे, तो नहीं बह रही है। यहाँ पर जब नदी निकलती तो इसका नाम है सांगपो। ठीक है, इसको बोलते हैं शांगपो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शांगपो। ठीक है, इसी नदी को। अब आगे देखिए, अभी नदी आगे बह रही है, नदी आगे बह रही है। अब यहाँ से भारत का पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भारत की एक पीक है, भारत की एक चोटी है, भारत की चोटी है। नदी क्या करती है, इसी चोटी से ऐसे घुमाव ले लेती है, इस चोटी से आगे काट करके ऐसे घुमाव ले लेती है। ठीक है, तो ये जो पीक है ना, ये नामचा बरुआ। ये क्या है? ये है नामचा बरुआ। अब इस नदी ने यहाँ से यू टर्न लिया है ना, क्या लिया? यहाँ से नदी ने यू टर्न लिया, मतलब यू आकार की घाटी बनाई। इस नदी ने क्या किया? इस नदी ने यू आकार की घाटी बनाई। इस नदी ने क्या किया? इस नदी ने यू आकार की घाटी बनाई, है ना। इस नदी ने यू आकार की घाटी बनाई। ठीक है, अब यू आकार की घाटी बना करके ये जो रिवर है भारत में अरुणाचल में प्रवेश कर रही है। कहाँ प्रवेश कर रही है? अब ये जो इलाका है ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर इस नदी को जाना जाता है किसके? दिहांग नाम से। यहाँ पर इस नदी को दिहांग नाम जाना गया। किस नाम से? दिहांग नाम जाना गया। अब देखो, अब ये नदी फिर आगे बढ़ रही है, ये नदी यहाँ से आगे बढ़ रही है, नदी यहाँ से आगे बढ़ रही है, और इसमें और नदियाँ लोहित आके मिल रही है, सुबनसिरी आके मिल रही है, दिबांग मिल रही है, सब नदी मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो नदी बनकर के तैयार हुई है, ये जो नदी बनकर के तैयार हुई है, अब ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है आसाम का। ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र आसाम का है। तो आसाम में इसी रिवर को नाम दिया गया क्या? ब्रह्मपुत्रा। इसी आसाम में इसको क्या नाम दिया गया? आसाम में इस नदी को नाम दिया गया ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए, अब यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में जाएगी, अब यही नदी जब बांग्लादेश में जाएगी, अब मान लो ये पूरा क्षेत्र किसका हो गया? ये पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। जब ये बांग्लादेश में आती तो यही नदी वहां पर जमुना कहलाती है, जमुना, यहीं पर जमुना कहलाती है। अब ये नदी आगे फ्लो करती है और यहाँ पर गंगा से आकर के मिलती है, तो इनकी संयुक्त धारा को जो मैंने अभी आपको बताया क्या नाम दिया गया? मेघना। क्या नाम दिया गया इनको? मेघना। अब आई थिंक आपके सामने पूरी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो गया, नदी कहाँ से निकल रही है, उसके क्या क्या नाम है और कहाँ से उसको क्या नाम दिया जाता है। तो ये पूरी जो बात है वो किसकी है? ये पूरी बातें किसकी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। किसकी बात है ये? ये पूरी बात किसकी है? ये पूरी बात ब्रह्मपुत्रा रिवर की है कि ब्रह्मपुत्रा जब तिब्बत से निकलती तो उसको सांगपो बोलते हैं। इसके बाद जब वो अरुणाचल में प्रवेश करती है तो यू आकार की घाटी बनाती है। यू आकार की घाटी जब बना के वो अरुणाचल प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं दिहांग। दिहांग के बाद जब वो आसाम में आती है, उसमें सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, ये सब नदियाँ आके मिलती तो ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे हम बोलते हैं जमुना। और जब जमुना और गंगा मिलती है, गंगा का नाम पद्मा, जब ये दोनों मिलती है तो मेघना नदी बनाती है। और मेघना क्या करती है? अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। तो ये पूरी कहानी ब्रह्मपुत्रा रिवर की है। और इसके पहले मैंने आपको पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्रा का क्या सिस्टम होता है मैंने समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये आपके सामने ब्रह्मपुत्रा है, ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने ब्रह्मपुत्रा है। और ब्रह्मपुत्रा भी सिंधु के तरीके से गाज बनाती है। ब्रह्मपुत्रा भी सिंधु के तरीके से क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर भी क्या करती है? सिंधु के तरीके से गाज का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो घाटियां उनके बीच से बहती हैं, उनकी बीच से बहती पर्वतों को काट करके नदी अपनी रास्ता बनाती है। चलिए आगे देखिए, तिब्बत एक शीत तथा शुष्क क्षेत्र है, अतः इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। अरुणाचल, असम, यहाँ वर्षा होती है। यहाँ नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्रा अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फिक नदी के रूप में बहती है। यहाँ बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। आपने एक नाम सुना होगा, आसाम में एक माजुली द्वीप है। आपने नाम सुना होगा, असम में एक माजुली द्वीप है जिसे अब जिला घोषित कर दिया गया है। यह ब्रह्मपुत्रा रिवर द्वारा बनाया गया एक द्वीप है ना, नदी द्वारा निर्माण किया गया एक द्वीप है। ठीक है, नदी द्वारा निर्माण किया गया ये एक द्वीप है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बह लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा में मार्ग परिवर्तन करना लाती है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हिमालय की एक नदी है कोसी, जो कि बिहार में बाढ़ को लाने के लिए जिम्मेदार नदी है। क्यों? क्योंकि ये नदी अपने मार्ग से भटक जाती है। वैसी ही नदी ब्रह्मपुत्रा है। आसाम के क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो लाती वो नदी है ब्रह्मपुत्रा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को जाना ही जाता है अपने मार्ग बदलने के लिए। सपोज करो कि मान लो नदी इस रास्ते से बह रही थी,
ठीक है। अब जब नदी हिमालय नदी से निकलती है तो यहाँ पर निक्षेपण, सिल्ट वगैरह गाद बहुत होती है, गाद लाती है तो उसको डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, उसको डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। अब मान लो नदी यहाँ बह रही थी, लोगों को पता नदी यहाँ बह रही है, अगली बार मान लो बारिश बहुत होती है तो नदी अपना रास्ता यहाँ छोड़ गई, वो ऐसे बहने लगती है, नदी ऐसे बहने लगती है, नदी ऐसे बहने लगती है। फिर पता चला और अगले साल नदी यहाँ पर आकर के उसने अपना रास्ता बदल दिया, वो ऐसे बहने लगी। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका पता ही नहीं चलता है कि इसका रास्ता है कहाँ पर। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है कि नदी हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ये नदी बहुत कुख्यात है इसके लिए। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में जो भी बाढ़ आती है उसके लिए ब्रह्मपुत्रा ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये आपके सामने ब्रह्मपुत्रा है, ये आपके सामने कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। भारत के सिर्फ 2 राज्यों से बहती है, अरुणाचल से और आसाम से। याद रखिएगा, भारत के सिर्फ 2 राज्यों से होकर के बहती है, अरुणाचल से और आसाम से, ठीक है। और कुछ है? नहीं है। चलिए, तो बेटा आज मैंने आप लोगों को हिमालय के नदी तंत्रों के बारे में बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे लगातार अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाए रखें। अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वतंत्र रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई काम सुचारू ढंग से बढ़ाते रहें। मिलूंगा बालक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।